हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में देखेंगे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय के बीच घरेलू भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। इसका ऑप्शन है एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड, टाटा एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस, एशियाना एयरलाइंस। तो इसका राइट आंसर है ए, ऑप्शन ए राइट आंसर है। एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसके की पॉइंट है, पर्यटन मंत्रालय ने पूरे देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 17 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने किया है? पर्यटन मंत्रालय ने। किस तारीख को? 17 फरवरी को। किसके साथ किया है? एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ। क्यों किया है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और पर्यटन मंत्रालय की ओर से कौन थे? पर्यटन मंत्रालय की ओर से अपर महानिदेशक सुश्री रुपिंदर बराड़ थे और एयरलाइंस एयर एविएशन लिमिटेड की ओर से उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री विनीत सूद ने इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो पर्यटन मंत्रालय की ओर से कौन थे? सुश्री रुपिंदर बराड़ जी। और एयरलाइंस एयर एविएशन लिमिटेड की ओर से कौन थे? तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री विनीत सूद थे। और एलायंस भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना को बढ़ावा देने में सबसे आगे है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सबसे आगे कौन है? एलायंस भारत, एयरलाइंस भारत है। और उड़ान, उड़ो देश का आम नागरिक, यानी उड़े देश आम नागरिक। तो यह किस योजना के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है? तो उड़ान एक योजना है, जैसे उड़े देश का आम नागरिक, इस योजना के तहत इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय भारत को पर्यटन उत्पादक बाजारों में एक पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता रहता है। जबकि मेसर्स एलायंस क्या करता है? तो ये अपने विस्तृत घरेलू नेटवर्क के बल पर भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस मंत्रालय समझौते ज्ञापन से लाभान्वित होने वाले पर्यटन क्षेत्र के हितधारकों को एक साथ लाया जाएगा। यानी इस समझौते से पर्यटन क्षेत्र के हितधारकों को एक साथ लाया जाएगा, जिससे सबको लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की कमान ने 16 फरवरी 2022 को पोर्ट ब्लेयर एयरफील्ड में एक सुरक्षा संयुक्त अभ्यास किया है? तो इसका ऑप्शन है अंडमान और निकोबार, जम्मू और कश्मीर, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अंडमान और निकोबार ने पोर्ट ब्लेयर एयरफील्ड में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है। तो इसके की पॉइंट है, अंडमान और निकोबार कमान यानी एएनसी ने 16 फरवरी को पोर्ट ब्लेयर एयरफील्ड में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है। तो किसने किया है? अंडमान और निकोबार ने। कहाँ किया है? पोर्ट ब्लेयर एयरफील्ड में। कब किया था? 16 फरवरी को। और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या था? तो इस अभ्यास का उद्देश्य एयरफील्ड में या कहीं भी आतंकवादी हमले हो, बंधक संकट हो या विमान अपहरण की स्थिति में जैसी भी विभिन्न आकस्मिक घटनाओं के दौरान सभी सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी का परीक्षण कराना था। यानी इसका उद्देश्य क्या था? किसी भी आकस्मिक यानी सडनली एक्सीडेंट के लिए सुरक्षा एजेंसियों की तैनातियों को तैयार करके इसको परीक्षण कराना था। और इस एयरफील्ड के भीतर विभिन्न स्थानों पर चित्रित किए गए थे, यानी आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए एक निशान लगाया गया था। और नौसेना और सीआईएसएफ की त्वरित प्रतिक्रिया यानी क्यूआरटी टीम ने तैनात किया था। किसने किया था? क्यूआरटी टीम ने तैनात किया था। और इसके साथ ही साथ एनएसजी, घातक प्लाटून और मरीन कमांडो जैसे मार्कोस के विशेष बलों को भी त्वरित प्रतिक्रिया की टीमों के साथ इस ऑपरेशन में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किसका नाम बदलकर सभी के लिए शिक्षा किया गया है? तो इसका ऑप्शन है प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षा नीति, भारत साक्षरता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। प्रौढ़ शिक्षा का नाम बदलकर सभी के लिए शिक्षा कर दिया जाएगा। तो इसके की पॉइंट है, देश में प्रौढ़ शिक्षा का नाम बदलकर अब सभी के लिए शिक्षा रखा गया है। यह एक कदम प्रगतिशील है और इसका निर्णय लिया गया है। अब से प्रौढ़ शिक्षा के स्थान पर सभी के लिए शिक्षा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अब मंत्रालय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रौढ़ शिक्षा शब्द वाली जो है 15 वर्ष और उसके अधिक आयु के सभी गैर साक्षरतों को उचित रूप से शामिल नहीं किया जा रहा था। और सरकार ने वित्त वर्ष 2022 से 27 के बीच प्रौढ़ शिक्षा की एक नई योजना जैसे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी है। किस वित्त वर्ष में? 2022 से 27 के वित्त वर्ष में प्रौढ़ शिक्षा को कौन सी नई योजना का नाम दिया गया है? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का अनुमानित कुल कितना परिव्यय है, यानी कुल कितना अनुमानित है इसका लागत? 1037 करोड़ रुपए है, जिसमें वित्त वर्ष 2022-27 के लिए क्रमशः 700 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा और 337 करोड़ रुपए का राज्य हिस्सा शामिल है। यानी 700 करोड़ रुपया केंद्र सरकार देगा और 337 करोड़ रुपए राज्य सरकार शामिल करेगा। किसके लिए? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के लिए। और किसका नाम बदला गया है? तो प्रौढ़ शिक्षा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा के लिए, सभी के लिए शिक्षा। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 15 वर्ष और से अधिक आयु वर्ग में गैर साक्षरों की कुल संख्या 25.76 करोड़ थी। वहीं पुरुष 9 करोड़ और महिला 16 करोड़ है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार 15 वर्ष से आयु के अधिक अनपढ़ जैसे गैर साक्षरों, मतलब शिक्षा न उन्हें मिला हो, उनमें 9 करोड़ पुरुष थे और 16 करोड़ महिलाएं थीं। वहीं 2009-10 से 2017-18 के बीच साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत साक्षर रूप में प्रमाणित व्यक्तियों की संख्या 7 करोड़ हो गई थी। प्रगति को ध्यान रखते हुए ये किया गया था, यह अनुमान लगाया गया था। अब वर्तमान में भारत में लगभग वर्तमान में भारत में लगभग 18.12 करोड़ वयस्क अभी भी गैर साक्षर हैं, यह अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री 18 फरवरी को किस रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे? तो इसका ऑप्शन है ठाणे और दीवा, हैदराबाद और कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और करनाल को। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। ठाणे और दीवा को एयरलाइंस को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो इसके की पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 फरवरी को ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई उपनगरीय रेलवे की 2 उपनगरीय रेलगाड़ियों को भी हरी झंडी रवाना करेंगे। इसका मुख्य जंक्शन कहाँ होगा? कल्याण मध्य रेलवे इसका मुख्य जंक्शन होगा। ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेल लाइनें जो हैं लगभग 620 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई हैं, जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर, फ्लाईओवर है और 3 प्रमुख पुल हैं और छोटे छोटे 21 पुल इसमें शामिल हैं। ये लाइनें मुंबई से उपनगरीय रेलगाड़ियों के यातायात के साथ लंबी दूरी की रेलगाड़ियों के यातायात को भी काफ़ी मदद करेंगी। और इन लाइनों को शहर में 36 उपनगरीय रेल लाइनें जोड़ी जाएंगी, यानी इस पे 36 उपनगरीय रेल गाड़ियां भी चलाई जाएंगी। तो कौन सी रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे? तो ठाणे और दीवा, ठाणे से दीवा के बीच। तो इसका मुख्य जंक्शन क्या होगा? कल्याण इसका मुख्य जंक्शन है। और यह इस पे 1.5 किलोमीटर लंबा रेल फ्लाईओवर भी है और 3 प्रमुख पुल हैं और छोटे छोटे 21 पुल भी हैं। इसकी लागत कितनी थी? इसकी लागत 620 करोड़ रुपए थी। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव मेदारम जातर
जतारा किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका ऑप्शन है मणिपुर, राजस्थान, तेलंगाना या मिजोरम। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। सी जो है राइट आंसर है। तेलंगाना में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव मनाया गया है। तो इसके की पॉइंट है, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव क्या है? मेदारम जतारा। यह कहाँ मनाया गया? यह तेलंगाना में मनाया गया है। और यहाँ पे करोड़ों श्रद्धालु और तीर्थयात्री जुटे थे। यह कुंभ मेले के बाद मेदारम जतारा जो है देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्सव है। सबसे पहला बड़ा उत्सव कौन सा है? कुंभ मेला है। उसके बाद कौन सा है? मेदारम जतारा, जो कि तेलंगाना में मनाया गया है। यह एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव माना जाता है। यह तेलंगाना की दूसरे सबसे बड़ी कोया जनजाति 4 दिनों तक मनाती है। यानी कौन जनजाति मनाती है? कोया जनजाति। कहाँ की है? तेलंगाना की है। और एशिया का सबसे बड़ा जनजाति मेला होने के नाते यह एशिया का सबसे बड़ा जनजाति मेला भी है। मेदारम जतारा देवी इस्माक्का और सलरम्मा के सम्मान में आयोजित किया जाता है। तो किसके सम्मान में आयोजित किया जाता है? तो ये मेदारम जतारा की एक देवी है, उनके सम्मान में आयोजित किया जाता है। यह उत्सव कब मनाया जाता है? तो यह उत्सव माघ महीने में यानी फरवरी के महीने में 2 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री ने किस मार्ग के जरिए इस्पात और नौवहन की पहल जल यात्रा की को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? इसका ऑप्शन है इंडो बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार या भूटान। इसका राइट ऑप्शन है इंडो बांग्लादेश। इंडो बांग्लादेश का राइट आंसर है। इसके की पॉइंट है, केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। हमारे केंद्रीय पत्तन और पोत परिवहन मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और इन्होंने इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग IBP मार्ग के जरिए हल्दिया से पांडु यानी असम तक टाटा स्टील लिमिटेड मेट्रिक टन तैयार इस्पात को हरी झंडी दिखाई है। और इस दौरान पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग राज्य मंत्री कौन है? शांतनु ठाकुर। केंद्र मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और यह पहली जल यात्रा है नदी समुद्र के संयोजक की शक्ति को उपयोग करके साथ साथ कार्गो मल्टी मॉडल आवाजाही को प्रदर्शित करती है। और किस कंपनी की है? टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी को इसकी लौह उत्पादों की खेप को रेलवे के जरिए हल्दिया डाक यानी गोदी परिसर में लाया गया था। यह अंतर्देशीय जलमार्ग या इंटरनेशनल वाटर मार्ग अधिक लागत और दक्षता व पर्यावरण के अनुकूल तरीके से उपयोग करने की दिशा में बनाया गया है। यह एक मजबूत एकीकृत लॉजिस्टिक समाधान है जिसको पूरे देश और पूरे क्षेत्र को लाभ मिलता है। और इसके अलावा जल मार्ग के माध्यम से कनेक्टिविटी में सुधार के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने भारतीय इंटरनेशनल वाटर मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर कई बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं की शुरुआत करेगी। यानी कुछ परियोजना शुरुआत है और कुछ इसके आगे शुरुआत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए भारत और किस देश के बीच कार्य योजना 2022 पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका ऑप्शन है जर्मनी, नेपाल, रूस या अमेरिका। इसका राइट ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है, जर्मनी। जर्मनी के साथ भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। तो इसके की पॉइंट है, गुणवत्ता बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किसको? गुणवत्ता बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए व्यापारिक गतिविधियों में तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए भारत ने जर्मनी के साथ साथ इस पर हस्ताक्षर किए हैं। और दोनों देश मोबिलिटी, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, स्मार्ट खेती, कृषि, चिकित्सा उपकरण, डिजिटलीकरण जैसे मशीनरी सुरक्षा, चिकित्सा उपकरण और अन्य यंत्र और बाजार की निगरानी के लिए गुणवत्तापूर्ण ढांचे में सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं। कौन कौन? भारत और जर्मनी। इसके लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए। वैश्विक गुणवत्ता
अध्ययन में भारत को मानवीकरण में 7वें स्थान और प्रत्यायन गतिविधियों के लिए 9वें और मेट्रोलॉजी गतिविधि के लिए 19वें स्थान पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस शिखर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दिया है? इसका ऑप्शन है पर्यटन, टेरी सतत, नेपाल या ग्लोबल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। टेरी सतत के शिखर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दिए हैं। तो इसके की पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऊर्जा और संसाधन संस्थान यानी टेरी के विश्व सतत विकास सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दिया है। तो टेरी क्या है? टेरी एक प्रमुख भारतीय गैर सरकारी संगठन है जो ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में अनुसंधान और विश्लेषण का आयोजन करने के लिए एक वैश्विक संस्था है। तो किसका उद्घाटन किए हैं? टेरी सतत का, यानी ऊर्जा और संसाधन संस्थान का। तो ये टेरी क्या है? एक भारतीय गैर सरकारी संगठन है जो ऊर्जा और पर्यावरण के लिए काम करती है और यह एक विश्वविद्यालय सूक्ष्म जीवों और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के बीच सब कुछ करने के लिए सीमाओं के साथ साथ काम करता है। द एनर्जी एंड द रिसोर्स इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में एक शोध संस्थान है जो ऊर्जा और पर्यावरण और सतत विकास के क्षेत्र विशेषण में विशेषज्ञता रखता है, यानी जानकारी रखता है। तो कौन रखता है? द एनर्जी एंड द रिसोर्स इंस्टीट्यूट। यह कब स्थापित किया गया था? 1974 को स्थापित किया था। और इसका पहला क्या नाम था? तो इसका पहला नाम था टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट था। जैसे जैसे ये बढ़ता गया इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? द एनर्जी एंड द रिसोर्स इंस्टीट्यूट कर दिया गया। और संगठन की गतिविधियों के दायरे में जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा दक्षता, नवीनीकरण ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन शामिल है। तो इस संगठन के दायरे में क्या क्या आता है? जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा दक्षता, नवीनीकरण ऊर्जा और जैव प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन शामिल है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है जो वैश्विक सतत विकास के लिए इन पर ज्ञान के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, चौथे भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा संवाद की अध्यक्षता किसने की है? इसका ऑप्शन है ऊर्जा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, खेल मंत्री या विकास मंत्री। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। ऊर्जा मंत्री ने चौथे भारत और ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा संवाद पर अध्यक्षता की है। इसके की पॉइंट है, विद्युत और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री ने किसने? विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री ने चौथे भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा संवाद की अध्यक्षता की है। दोनों पक्षों ने नवीनीकरण ऊर्जा दक्षता, भंडारण, महत्वपूर्ण खनिजों और खनन के केंद्रों को अपने अपने देशों में ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव से संबंधित विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने नवीनीकरण से जुड़े आशय पत्र पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इस संवाद की चर्चा का मुख्य विषय क्या था? ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव। भारत द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव से जुड़े विकासशील देशों के लिए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जलवायु पर वित्त पोषण भी प्रकाश डाला गया। यानी भारत द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव के लिए जलवायु वित्त पोषण पर भी प्रकाश डाला गया। तो इस संवाद का मुख्य विषय क्या था? ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर चिन्नवीरा कानवी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कौन थे? इसका ऑप्शन है कन्नड़ साहित्यकार, हिंदी साहित्यकार, मारवाड़ी साहित्यकार या उर्दू साहित्यकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कन्नड़ साहित्यकार थे। कौन थे? कन्नड़ साहित्यकार। कौन? चिन्नवीरा कानवी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनके की पॉइंट है, कन्नड़ साहित्यकार डॉक्टर चिन्नवीरा कानवी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका जन्म कब हुआ था? 29 जून 1928 को। कहाँ का हुआ था? कटक जिले में उम्बल गांव में एक स्कूल शिक्षक के यहाँ जन्म हुआ था इनका। और उनके प्रारंभिक स्कूली शिक्षा गांव में हुई थी। उन्होंने धारवाड़ में अपनी उच्च शिक्षा हासिल की थी। इन्होंने 15 से अधिक पुस्तकें लिखी थी जिनमें कविताएं थी, निबंध था और विभिन्न अन्य पुस्तक भी थी। और इस साहित्यकार ने यानी
डॉक्टर चन्नवीरा ने अपनी पुस्तक जीवन ध्वनि के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता था। और इसके अलावा इन्हें राज्योत्सव पुरस्कार, पंपा पुरस्कार, नजोदा उपाधि, नृपथुंगा पुरस्कार, साहित्य बांगरा पुरस्कार और भी कई अन्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। जय हिंद।